हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का 4th पार्ट लेकर आ गए। इससे पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हमने उन वीडियोस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि जो भारत में रिजर्वेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया का जो इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है। देखो, दो तरह के रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं। दो तरह के कौन कौन से रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं? एक होता है पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, और दूसरा होता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र, जिसको कहते हैं हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 1 से 2 मार्क में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है और आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से इंडिया में कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया हुआ है। देखो, उससे आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। रिजर्वेशन का मतलब होता है जब कुछ स्पेसिफिक सीटें स्पेसिफिक लोगों के लिए फिक्स कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं, लेकिन उन 543 सीट्स में से कुछ सीटें जो हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए फिक्स हो रखी हैं, कुछ सीटें जो है वो एससी कैटेगरी के लिए फिक्स हो रखी हैं, कुछ सीटें जो हैं वो वुमेन्स के लिए फिक्स हो रखी हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसका मतलब क्या होता है कि जितनी सीटें 543 में से जितनी सीटें जिसके लिए रिजर्व होंगी, जितनी सीटें जिसके लिए फिक्स होंगी, उतनी सीटें उन्हीं कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। दूसरे किसी भी व्यक्ति को उस पर कोई हक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एसटी कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व होंगी जितनी, उतनी एसटी कैटेगरी के लोगों को मिलेगी। एससी कैटेगरी के लिए जितनी सीटें रिजर्व होंगी उतनी एससी कैटेगरी के लोगों को मिलेगी। तो इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मींस सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में अंतर क्या होता है ये समझो। देखो, रिजर्वेशन तो इसमें भी होता है और रिजर्वेशन तो इसमें भी होता है। दोनों में रिजर्वेशन होता है, लेकिन दोनों की रिजर्वेशन पॉलिसी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखो, मान लो कि यहां पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की हुई है, तो आप पहले जाके उन वीडियोस को देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान के चलो, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्वेशन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें एसटी कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा होगा। मींस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी का व्यक्ति ही वोट लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि पृथक निर्वाचन मंडल है ना, तो इसमें क्या होगा कि एसटी कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा होगा तो एसटी कैटेगरी का व्यक्ति ही वोट देगा। समझ में आ गया? एसटी कैटेगरी का व्यक्ति अगर इलेक्शन में खड़ा होगा तो एसटी कैटेगरी का व्यक्ति ही वोट देगा। इसका मतलब क्या है कि जिस वर्ग का व्यक्ति खड़ा होगा उसी वर्ग का व्यक्ति उसको वोट दे सकता है। ये बताया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट में। इतना समझ में आ गया। लेकिन आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है? आरक्षित चुनाव क्षेत्र में मान लो अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं और ये सीट रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी के लोग वोट नहीं देंगे, यहां पर एसटी के लोग भी वोट देंगे, एससी के व्यक्ति भी वोट देंगे, ओबीसी के भी देंगे, जनरल के भी देंगे, वुमेन्स के भी देंगे, सब लोग वोट देंगे। तो यहां पर चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा हो, वोट सभी देंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, जिस कैटेगरी का व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा उसी कैटेगरी का व्यक्ति जो है वोट देगा। यही जो है मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। इतना समझ में आ गया। अब इंडिया में जो है इन दोनों में से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब आरक्षित चुनाव क्षेत्र को अपनाया गया है। तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र और पृथक निर्वाचन मंडल के बीच में अंतर क्या है वो समझ में आ गया आपको। अब हम मूव करेंगे इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, जिसको हम निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं।
तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग इसी को हम चुनाव आयोग भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? इलेक्शन कमीशन। अब जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये इंडिया में आया था। इंडिया में इलेक्शन कमीशन कब बना? तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन बना 1950 में। इलेक्शन कमीशन कब बना इंडिया में? 1950 में इलेक्शन कमीशन बना। और सबसे पहला जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर था, चुनाव आयुक्त, जिसको बोलते हैं चुनाव आयुक्त, जो हमारा मेन इलेक्शन कमिश्नर था, फर्स्ट मेन इलेक्शन कमिश्नर, उसका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपके पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था हमारे इंडिया का? वो था सुकुमार सेन। इतना समझ में आ गया। अब जब इलेक्शन कमीशन बना तो फर्स्ट इलेक्शन कब हुए इंडिया में? फर्स्ट इलेक्शन हुए 1952 में। देखो, 1951 के एंड में स्टार्ट हुए थे फर्स्ट बार इलेक्शन। जब सक्सेसफुल इलेक्शन हुए इंडिया में 1951 के एंड में शुरू हुए, 1952 के शुरुआत में जाके खत्म हुए, इसलिए हम इसको 1952 का इलेक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो चुनाव आयोग है, इसको चुनता कौन है? इसका इलेक्शन कौन करता है? तो इसका इलेक्शन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है। और जो मेन इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी स्थापना भी, उसको भी कौन चुनता है? उसको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। इनका इलेक्शन कितने साल तक के लिए होता है? मतलब जो इनका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 6 साल का। 6 साल का, या फिर तुम बोल लो 65 ईयर्स ऑफ द एज, मतलब जो पहले पूरा जाए, या तो वो 65 साल का पहले हो जाए या फिर 6 साल उसके काम के पूरे हो जाए। दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। ये भी काफी बार जो है पेपर में पूछा गया, और इस बार भी जो है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी स्थापना कब हुई, इलेक्शन कमीशन को चुनता कौन है, इलेक्शन कमीशन का चुनाव कितने साल के लिए होता है। अब आप ये जानो कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है, चुनाव आयोग करता क्या है। देखो, हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं, हमारे देश में, हमारे भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं, वो सभी के सभी इलेक्शन जो हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? तो जितने भी इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ऑल दी वर्क्स एंड पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या काम होते हैं। एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है हम सभी पॉइंट्स को देखते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य, इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से वर्क्स होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है चुनाव आयोग का, वो होता है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। देखो, मतदाता सूची तैयार करने का मतलब क्या है? वोटिंग लिस्ट को प्रिपेयर करना। जब भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, उससे पहले वोटिंग लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वो कौन करवाता है? वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि जो भी पर्सन, जो भी सिटीजन 18 साल या उससे ज्यादा के हो गए होते हैं, उनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और जिन लोगों की डेथ हो चुकी होती है उनका नाम उस वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाता है, ताकि एक हमें प्रॉपर आइडिया हो सके कि इस बार जो है इलेक्शन में कितने मेंबर जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने लोग जो है वोट देने वाले हैं।
ओके, और ये काम करता कौन है? ये काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। ओके, तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है चुनाव आयोग का? दूसरा काम है चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका? चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चुनाव किस दिन होंगे, इलेक्शन किस दिन होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक होंगे, इलेक्शन कहां पर होंगे। ये काम किसका है? ये काम चुनाव आयोग का है। इतना समझ में आ गया? अब जो तीसरा काम है हमारे चुनाव आयोग का वो है कि ये जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। क्या करता है? चुनाव चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं ना इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन। मींस किस पार्टी का चुनाव चिन्ह आम होगा, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह गिलास होगा, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल होगा, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बिना कोई भी अपना चुनाव चिन्ह निर्धारित नहीं कर सकता है। तो इसका ये भी एक काम है। चौथा जो काम है हमारे इलेक्शन कमीशन का वो है कि ये पार्टी को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? पार्टी को मान्यता देता है। पार्टी को मान्यता देता है। देखो, पार्टी को मान्यता देने का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वैल्यू तभी है जब उसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की कोई वैल्यू नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कब लड़ेगी? जब उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा, उसको मान्यता देगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, तब जाके वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद तभी है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको मान्यता देगा। इतना समझ में आ गया? चौथा काम क्या है? पांचवा काम क्या है इसका? पांचवा काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का मतलब क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का मतलब है उस चुनाव में कोई भी धांधलेबाजी ना हो, कोई भी गुंडागर्दी ना हो, कोई भी जो है वोट खरीदे ना, कोई भी जो है किसी को धमकाकर वोट ना दिलाए। ये सारी चीजों की देखरेख कौन करेगा? इन सारी चीजों की देखरेख करेगा हमारा इलेक्शन कमीशन, जिससे वोट जो है वो सही तरीके से हो सके, चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो सके, और जो व्यक्ति जिसको वोट देना चाहता है वो उसी को वोट देके आए। तभी जो है जो इलेक्शन होंगे वो प्रॉपर तरीके से संपन्न हो पाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का पांचवा काम क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। और जो छठा और लास्ट काम है इलेक्शन कमीशन का वो क्या है? चुनाव रद्द करवाना। देखो, चुनाव रद्द करवाने का मतलब क्या है कि अगर उस इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी होती है या कोई भी धांधलीबाजी होती है या इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इस बार के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को रद्द कर सकता है और दोबारा से इलेक्शन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स पढ़े, इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन के काम क्या क्या होते हैं या फिर उसकी पावर्स क्या क्या है। उसकी पावर्स क्या क्या है? मतदाता सूची तैयार करता है, वो वोटिंग लिस्ट को प्रिपेयर करता है, वो जो है ये डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब होंगे, कहां पर होंगे और कितने लोग जो है उसमें ड्यूटी पर होंगे। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। साथ में क्या डिसाइड करता है वो कि किस पार्टी का चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल क्या होगा, वो भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, कौन सी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये भी डिसाइड कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। साथ में जो है ये देखेगा कि कोई भी चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, धांधलेबाजी ना हो। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? इलेक्शन कमीशन की होगी। और साथ में जो है अगर उसको लगता है कि कोई भी गड़बड़ी हुई है इलेक्शन में, तो वो उस चुनाव को रद्द करवा सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन के पॉइंट्स है, जिसमें आपको जो है 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या होती है। तो आप जो है अगर इन पॉइंट्स को लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।
अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है चुनाव सुधार। मींस हम देखेंगे कि जो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, जो हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए जाने चाहिए, कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारे इलेक्शन सिस्टम में जो सबसे पहला रिफॉर्म करना चाहिए वो करना चाहिए कि हमें जो है पीआर सिस्टम को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी तक जो हमारा इंडिया है वो एफपीडीपी सिस्टम को ही मेन फॉलो करके चलता है, और हमने इससे पहले एफपीडीपी सिस्टम की बहुत सारी बुराइयों को भी देखा है कि एफपीडीपी सिस्टम में जो वोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में जो होता है वोट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं, और जितने परसेंट लोगों को वोट मिलते हैं उतनी परसेंट उनको सीटें मिल जाती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पीआर सिस्टम का, और हमने एफपीडीपी सिस्टम को इसीलिए तो अडॉप्ट किया था कि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे हमारे भारत में, लेकिन आज के टाइम पे काफी ज्यादा लोग जो है इंडिया में एजुकेटेड हो चुके हैं, इसलिए अब इंडिया में एफपीडीपी सिस्टम की जगह पे पीआर सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो जो सबसे पहला रिफॉर्म करना चाहिए हमें अपने इलेक्शन सिस्टम में, वो क्या करना चाहिए कि एफपीडीपी सिस्टम की जगह पे पीआर सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए हमारे इलेक्शन सिस्टम में। जो दूसरा चेंज करना चाहिए हमें, वो करना चाहिए मनी फ्लो को लेकर। ठीक है, मनी फ्लो को लेकर। मनी फ्लो का मतलब क्या है? मनी फ्लो का मतलब है जो पैसों का अपव्यय होता है, जो धन का अपव्यय होता है, जो धन अंधा पैसा खर्च करते हैं हम इलेक्शन में, ठीक है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आपको पता है कि एक इलेक्शन जब होते हैं इंडिया में, तो एक इलेक्शन में अरबों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन अरबों रुपए को खर्च करने के बाद भी चुनाव के परिणाम नहीं निकलते, इलेक्शन के जो है कोई भी रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो ये जो अरबों रुपए हैं वो कहां चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं। तो इसलिए जो हमें नेक्स्ट चेंज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, ये जो मनी फ्लो है, ये जो पैसों का खर्च है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि लिमिटेड पैसों पर इलेक्शन हो सके और देश का पैसा बच सके। तो दूसरा चेंज क्या करना चाहिए वो समझ में आ गया। जो तीसरा हमें रिफॉर्म करना चाहिए, जो तीसरा सुधार हमें करना चाहिए हमारे इलेक्शन सिस्टम में, वो करना चाहिए कि अपराधी जो हैं, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, आप क्या देखते हो कि हमारा जो देश है इसमें बहुत सारे ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे चल रहे होते हैं, बहुत सारे जो है केसेस चल रहे होते हैं। भले उनका अपराध साबित हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उनके ऊपर केस चल रहे होते हैं। एक तरफ तो केस चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे देश की छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हमें जो चेंज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि जिन भी नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हो या केसेस चल रहे हो, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इससे कभी कभी जो होता है हमारे देश में एक बुरा नेता जीत कर सामने आ जाता है और हमारे देश की सत्ता जो है बुरे नेता के हाथ में चली जा सकती है। तो जो अगला रिफॉर्म है वो क्या करना चाहिए कि जो भी अपराधी व्यक्ति है या फिर जिसके ऊपर केस चल रहे हैं उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। और जो अगला सुधार हमारे चुनाव प्रणाली में होना चाहिए वो होना चाहिए कि धर्म और जाति के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पर रोक। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जो नेता होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जाते हैं लोगों के पास और क्या बोलते हैं कि हम आपके धर्म से हैं, मतलब हमारा और आपका एक जैसा धर्म है, तो आप हमें वोट दो, हम आपके लिए काम करेंगे। हम तुम्हारी जाति से बिलोंग करते हैं तो आप हमें वोट दो। इस तरीके से वो वोट मांगते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार जो होता है वो नेता गलत होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको वोट दे देते हैं। तो जो हमें सुधार करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि उन नेता को
चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, या फिर ये पूरा का पूरा प्रोविजन कर देना चाहिए कि कोई भी नेता धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। इससे हमारी चुनाव प्रणाली काफी ज्यादा बेहतर होगी और इलेक्शन सिस्टम जो होगा वो बेहतरीन तरीके से निकल कर आएगा, जिससे एक अच्छा नेता हम चुन पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हमें जो है हमारे इलेक्शन सिस्टम में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए, कौन कौन से अच्छे सुधार करने चाहिए। इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको आज की क्लास के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर दिया जाए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।